Hi everyone. We are on a trek to Harki-Doon Valley. It's a hanging valley in remote Himalayas, higher Himalayas. हमारे लेफ्ट साइड में बंदरपूछ पीक्स हैं. बंदरपूछ पीक्स उसका नाम इसलिए है क्योंकि पीक जो है उसकी वो बंदर की पूंछ की तरह दिखती है. लोकल्स ने उसका नाम रखा हुआ है. और हमारे राइट साइड में इस पहाड़ के पीछे है स्वर्गारोहिणी पर्वत, जिसके बारे में ये फेबल है कि महाभारत वॉर के बाद युधिष्ठिर वहीं से स्वर्ग की तरफ गए थे. एनीवे, coming to the point, what I'm holding in my hand has a history of 3,000 years and has a prehistory of tens of thousands of years. It is a birch of Betula utilatus. That is the scientific name for this tree. This white tree that you see behind me. It's all filled with these birch. ये हमने इसके तने से निकाला है. इसकी खूबी क्या है मैं बताता हूँ अभी. बेटुला यूटिलिटस को हिंदी में भोजपत्र भी बोलते हैं. और भोजपत्र की जो खाल है उस पर दुनिया की सबसे पहली कविता लिखी गई, विच इज़ द फर्स्ट हिम ऑफ ऋग्वेदा. आप उसको इंडिया की सबसे पहली कविता कह लें, मेरे हिसाब से वो दुनिया की सबसे पहली कविता है, क्योंकि रिटन फॉर्म में कोई एक कंप्लीट कपलेट जब पहली बार लिखी गई हाथों से, वो इसी पत्ते पर लिखी गई. इट वॉज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. हिंदी में उसे पांडुलिपि बोलते हैं. मैन्यू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मीन्स राइटिंग, समथिंग विच इज रिटन विथ हैंड. It is not as if the script did not exist. The language did exist. Ancient Sanskrit did exist before that. But it was all passed on orally until it was first written down on this birch of this tree, Betula utilitas. Utilitas name Greek origin का हो सकता है. इसका मतलब है something which is of utility. और इसकी utility यही है. अगर आप इसको मैं और फाइन लेयर्स में बांटना चाहूँ तो ये इसमें से फाइन लेयर्स निकलेंगे. देखिए, ये एक पेज बन जाएगा. दिस इज़ वन पेज, दिस इज़ सेकंड पेज, दिस इज़ थर्ड पेज. तो अगर इसको सुखा के अलग अलग कर लिया जाए, इसकी कोई टेक्निक हमारे पास हो, जो कि लिखने वालों के पास ऑलरेडी होगी ऑफ कोर्स, तो इसी में आपके 4-5 पेज बन जाएंगे. दैट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस ट्री. एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट बैक अगेन. जो पहली कविता है दुनिया की, माँ निषाद करके शुरू होती है. मुझे पूरी कविता तो याद नहीं, वो पूरा कपलेट याद नहीं. इट इज़ सेड, उसके बारे में जो फेबल है वो ये है कि क्रॉन्च पक्षी जो हैं वो आपस में मेट कर रहे होते हैं दो, और उसको किसी शिकारी ने अपने तीर से मार दिया. और तीर से लगने पर जब वो क्रॉन्च पक्षी गिरते हैं तो गिरकर वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं. रोना मीन्स चीखते हैं, वॉट एवर साउंड दे कुड कम अप विथ. और उस विलाप कह लें उसे आप, उस पेन की जो आवाज़ है उसको सुनकर पास में जो कोई ऋषि है या इंसान है, आई डोंट नो उस कहानी को पूरी तरह से, तो उसके मुंह से ये पहली 2 लाइनें निकलती हैं एक कंप्लीट कपलेट के रूप में. और उसको पहली बार इन्हीं ट्रीज पे लिखा गया आज के 3000 साल पहले. सो आवर हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. जैसे उस पहली कविता को लिखा गया, वहाँ से हमारा हिस्टोरिकल पीरियड शुरू हुआ. क्योंकि उसके पहले का जो पीरियड था दैट इज़ प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जब हमारे पास रिटन एविडेंस कुछ भी नहीं है. हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे बट रिटन कुछ भी नहीं था. आवर हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ट्री. उसके पहले भी हमारे पास प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि वो स्टोन एज है. वहाँ पे सिर्फ स्टोन टूल्स मिलते हैं. वहाँ पे कोई भी मैन मेड हट्स भी नहीं मिलेंगे आपको, बिल्डिंग्स नहीं मिलते वहाँ पे. सो आवर हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. दिस ट्री मे हैव a history of tens of thousands of years, but it starts our historical period 3000 years ago, क्योंकि मैक्स म्यूलर ने ऋग्वेदा के लिखे जाने की तारीख 1000 BC के आसपास फिक्स की है, which is 3000 years ago from today. उसके बाद जितनी भी पांडुलिपियाँ लिखी गई, जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे गए, वो इन्हीं बर्च पे लिखे गए, इसी पेड़ के छाल पे लिखे गए. साउथ में भी ये पेड़ होता है, साउथ इंडिया में, बट वहाँ पे पत्तों को डायरेक्टली यूज़ किया जाता है. बट एक्सट्रीम नॉर्थ में, हिमालयाज़ के रिमोट माउंटेन्स में जो ये पेड़ होता है, उसके छाल को यूज़ किया जाता है लिखने के लिए. तो दोनों में डिफरेंस भी है. बाद में जितने भी मेजर इंडिया के हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज हैं, अगर आप
बाद में लिखे हुए वेदास को ले लें, सामवेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, एक और है उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद। उसके बाद के पुराणास को ले लें, उपनिषद को ले लें, अर्थशास्त्र को ले लें। ये सारी किताबें पहली बार इन्हीं बर्च ट्रीज पे लिखी गई और इनको कलेक्ट किया गया, इनके पेजेस बनाकर इनमें होल करके उनको टाके की तरह धागे में पिरोया गया और उनको बार बार रिप्रोड्यूस किया जाता है। इसकी एक और लिमिटेशन थी। नाउ दिस इज़ नॉट कंप्लीट पेपर, दिस इज़ नॉट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड पेपर। तो इसकी लिमिटेशन है कि ये बहुत जल्दी सड़ जाएगा, दिस इज़ बायोडिग्रेडेबल, राइट। तो इसके लिए इसको बार बार रिप्रोड्यूस करना पड़ता था। और इस चक्कर में हुआ क्या, पहली कहानी जो लिखी गई, लेट्स से महाभारत लिखने के लिए जब पहली बार इसको यूज़ किया गया, तो ओरिजिनल महाभारत की कहानी या ओरिजिनल रामायण की कहानी बिल्कुल डिफरेंट रही होगी। फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि की रामायण आप ले लो, वो जो रामचरितमानस की रामायण है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। रामचरितमानस की रामायण बिल्कुल 200-300 साल पहले लिखी गई, बट वाल्मीकि रामायण इज ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड। इट वॉज रिटन ऑन दिस लीफ। तो इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये सड़ जाती थी, तो इसको हमें बार बार रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। हर 200-300 साल पर इसको बार बार किसी और पत्ते पे कॉपी करना पड़ेगा। ना वाइल कॉपीइंग देयर आर प्रॉब्लम्स। Pieces of original copy may be degraded, may have been torn, may have been lost, that can't be recovered. तो एक पोर्शन तो स्टोरी का वहीं चला गया। तो जो बंदा कॉपी कर रहा है वो क्या करेगा, अपनी तरफ से उसको एक नई स्टोरी को वहाँ पे इंसर्ट कर देगा। Moreover, this was ancient Sanskrit. Decoding it after 200 years, after 300 years would have been tougher. तो कई वर्ड्स को, कई कहानियों को, कई फ्रेजेस को चेंज किया गया कन्वीनियंस के हिसाब से, और कई नई कहानियाँ इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि बाद में 200-300 साल में ओरल स्टोरीज में हमारे और भी नई कहानियाँ आ गई। देयरफॉर महाभारत बिकम अ ह्यूमंगस बुक, बिकॉज उसके 33-34 डिफरेंट वर्जन्स हैं, 25 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में उसको लिखा गया। और फाइनली जब क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत पब्लिश हुई 1900s में, मिस्टर सुक्थांकर की लीडरशिप में, उनके पास एक स्कॉलर्स की टीम थी, उन्होंने जब पब्लिश किया इसको, तो वो लगभग 18 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ। उसके इतने सारे वर्जन्स ऑल ओवर इंडिया लिखे जा चुके थे। उसका रीज़न यही था कि इस पेपर में लिखे जाने की लिमिटेशन थी और उसकी वजह से उसको बार बार रिप्रोड्यूस करना पड़ता था। और जितनी बार, जितने लैंग्वेजेस में, जितने रीजन्स में रिप्रोड्यूस हुआ वो उतने फॉर्म्स ऑफ स्टोरीज को अपने अंदर समाता चला गया। देयरफॉर इट बिकेम अ पैन इंडियन स्टोरी, द स्टोरी ऑफ महाभारत एंड रामायण। सो यस, दिस ट्री इज लिविंग स्टोरी ऑफ आवर इवोल्यूशन थ्रू हिस्ट्री एंड आवर इवोल्यूशन थ्रू नॉलेज। इसके बाद लगभग 1500 सालों तक इसी पे लिखा जाता रहा, जब तक टर्क्स नहीं आ गए। तो टर्क्स ने पेपर इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और पेपर बनाने की सबसे पहले टेक्नोलॉजी चाइनीज़ के पास थी। टर्क्स ने उनसे सीखा, और जब दिल्ली सल्तनत पहली बार इस्टेब्लिश हुई इंडिया में, जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गोरी का हमला जब होता है, वो अपने साथ पेपर पे लिखने का तरीका लेकर आए। वो पेपर उसके बाद हमें पेपर के लिए बर्च ट्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद बेटर हिस्टोरिकल रिसोर्सेज आप देखेंगे इंडिया में प्रोड्यूस होने लगे। जैसे पहली हिस्टोरिकल सोर्स जो प्रोड्यूस हुई, राज तरंगिनी, दैट इज़ much better produced and that is much better preserved. अबुल फजल की अकबरनामा, द मोस्ट एग्जॉस्टिव हिस्टोरिकल रिसोर्स ऑफ मीडिएवल इंडिया, क्योंकि उसमें ये बर्च ट्रीज पूरी तरह से यूज़ नहीं हो रहा। उस वक्त तक हमने इसको डेवलप करने का तरीका सीख लिया। फिर आता है पेपर के हिस्ट्री में एक बड़ा चेंज, जब फाइनली गुटेनबर्ग ने इंडस्ट्रियल पेपर बनाने का तरीका सीख लिया। और उसने इंडस्ट्रियल पेपर बनाने का तरीका हमने पहले सीख ही लिया था, उसके पहले भी गुटेनबर्ग ने उस पेपर पे प्रिंट करने का तरीका सीख लिया। सो ही इंट्रोड्यूस्ड अ प्रिंटिंग मशीन। तो उसके बाद से रिकॉर्ड करना इन्फॉर्मेशन को हमारे लिए आसान हो गया। उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स जो बर्च ट्रीज के साथ हमने फेस की, वो हमने फेस नहीं किया। सो येस, दिस ट्री इज़ अ लिविंग मेमोरी ऑफ आवर पास्ट। जहाँ तक मुझे पता है, पहली बार ऋग्वेदास का जो कंपाइलेशन है वो पाकिस्तान के रीजन में हुआ, अफगानिस्तान के रीजन में हुआ, तक्षशिला में। क्योंकि पहली बार ऋग्वेदा को वहीं पे, मेरे ख्याल से पहली बार इंचैंटिंग भी उसकी वहीं उसी रीजन में हुई, और वो नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में, और वहाँ भी बर्च ट्रीज मिलते होंगे। तो पहली बार कंपोजिशन भी वहीं हुआ, पहली बार लिखा भी वहीं गया। देयरफॉर मोस्ट ऑफ आवर सेक्रेड प्लेसेस बिलोंग टू द रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, हिंदू सेक्रेड प्लेसेस, ब्राह्मणिकल सेक्रेड प्लेसेस। और एक जो इससे भी बड़ा सेक्रेड प्लेस हम समझते हैं कैलाश पर्वत, वो भी चाइना में है, तिब्बत में है, वो इंडिया में नहीं है। सो अर्लीस्ट सेक्रेड प्लेसेस जो इंडिया के हुए वो सब इंडिया के बाहर हैं। पार्टीशन के बाद वो सब इंडिया के बाहर चले गए। ये एक बड़ी ट्रेजेडी इंडियंस के साथ रही है। एनीवे, दिस इज़ अ लिविंग मेमोरी ऑफ आवर पास्ट।
and we are hoping to complete our trek and find more such beautiful things. हमने मिल्की वे गैलेक्सी को कल रात गेज़ किया, हमने 30-35 सैटेलाइट्स देखी खुली आंखों से, गैलेक्सी पूरी क्लियर दिखी हमें, एक गंगा की तरह, देयरफॉर इट्स नेम आकाश गंगा, आई थिंक सो. एंड देन हमने हिमालयन फॉक्स देखी, हमने विंटर लाइट्स देखी, एंड द फोर्थ यूनिक थिंग दैट वी सॉ इज़ दिस भोजपत्र. So this trek has been a special experience for us. And right now we are heading towards Harki Doon Valley, which is a hanging valley like valley of flowers. बस फ़र्क ये है कि उसमें flowers नहीं होते. Let's see. 3800 मीटर 4000 मीटर के आसपास की हाइट होगी जब वहाँ पहुँचेंगे. फ़िलहाल मुझे लगता है हम लोग 3200 पे ऑलरेडी हैं. जिस गांव में हम रुके थे that was 2700 meters above sea level. that वो गांव अपने आप में सुंदर था. So we are hoping to complete our trek. I couldn't control my emotions when I saw this this tree, and this scientific name was told to me by my friend who is a researcher in forestry, Shivam Kishwan. He told me the scientific name and importance of this Bhojpatra. So thanks to him also, and thanks to Sachin who is behind the cameras. Thank you so much. Right, let's cut it.